Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 11, and the chapter name is Direct and Inverse Proportions. So student, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, जैसे कि आप जानते हो अबाउट रेशियो एंड द प्रोपोर्शन वन. ओके, सो बेसिकली हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एंड फ्रैक्शन को हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेशियो फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं दैट हाउ यू कैन डू द डायरेक्ट एंड द इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, so before starting the chapter, over here you can see the warm-up activity. Mohit makes tea for himself and his sister. He uses 300 milliliter water, 2 teaspoon sugar, 1 teaspoon tea leaves and 50 milliliter milk. ठीक है, उसने इतना जो है क्वांटिटी के जो चीज़ें हैं वो यूज़ किए. ठीक है, if he has to make tea, how much quantity of each item will he need? तो कितना क्वांटिटी जो है हर एक आइटम का उसे चाहिए होगा. ठीक है, अगर उसे क्या बनानी है, चाय बनानी है तो. ओके, now let's see, if 2 students take 20 minutes to arrange chairs for a meeting, how much time will it take for 5 students to do the same work? अगर 2 स्टूडेंट जो है वो 20 मिनट ले रहे हैं चेयर को अरेंज करने के लिए मीटिंग के लिए, सो कितना टाइम जो है 5 स्टूडेंट लेंगे उसी सेम वर्क को करने के लिए. ठीक है, we face many such situations in our daily life where we need to change one quantity by changing another quantity. हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में हम अपने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को ऐसे फेस करते हैं जिसमें हमें एक क्वांटिटी जो है उसको चेंज करना होता है दूसरी क्वांटिटी में. ठीक है, हाउ डू वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, हाउ डू वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच स्टेम नीडेड बाय मोहित, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और द टाइम 5 स्टूडेंट्स टेक टू कंप्लीट द जॉब. टू आंसर सच क्वेश्चंस वी नाउ स्टडी सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएशन. ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर moving into the chapter, here you can see the another point, the comparison of the magnitude of two quantities of the same kind by division is called ratio. मतलब जब हम comparison करते हैं magnitude of the two quantities, ठीक है, जो कि same kind के हैं, ठीक है, division के form में हम इसे compare करते हैं तो उसे हम ratio बोलते हैं. ठीक है, to find a ratio between two quantities of the same kind, quantities should be expressed in the same unit. अगर हमें ratio find out करना है तो हमें quantity को express करना होगा same unit में. ठीक है, in a ratio the order of terms is very important. ratio में order of term important होता है. the ratio 2:3 is different from the ratio 3:2. अब ratio 2:3 जो है वो different है ratio 3:2 से. ठीक है, if two ratios in the form of fraction are equal in value, they are called equivalent ratios. अगर दो ratios जो है fraction के फॉर्म में वो हमेशा लाइक इक्वल है वैल्यू में तो उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं. ठीक है, टू नो वेदर टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट, वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर देम बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शन. अगर हमें जानना है कि रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है तो हम उनको पहले लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में एंड फिर उसे कंपेयर करेंगे बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, कंपेयर करेंगे बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द लाइक फ्रैक्शन. ओके, सो इफ दीज लाइक फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर ये लाइक फ्रैक्शंस इक्वल है, वी से दैट द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट, तो हम बोलेंगे कि जो गिवन रेशियोज है वो इक्विवेलेंट है. ठीक है, सो इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन द 4 टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. अगर 2 रेशियोज इक्विवेलेंट है तो उनकी जो 4 टर्म्स है उनको हम प्रोपोर्शन में बोलेंगे. Okay, in a proportion the product of extreme terms is equal to the product of the middle terms. अब क्या होता है कि proportion में जो product होता है extreme term का वो equal होता है product of the middle term के साथ. ठीक है, now student, let's start the chapter with the first topic, that is variation in proportion. Okay, variation is closely related to ratio and proportion which we have learned. अब variation जो है वो ratio and proportion से closely related करता है जो हमने सीखा है. A variable can take many values. Variable बहुत सारी वैल्यू ले सकता है. When two variables quantities increase or decrease correspondingly depending on each other increase or decrease, they are called in variation. मतलब कि जब दो variable quantities increase और decrease होते हैं, ठीक है, correspondingly वो depend करते हैं एक दूसरे पर increase या decrease होने में. ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, variation बोलते हैं. Okay, for example, we pay more if we buy more books of the same kind and we pay less if we buy less books of the same kind. हम ज़्यादा पे करेंगे अगर हम ज़्यादा बुक्स खरीदते हैं सेम काइंड का, हम लेस पे करेंगे अगर हम कम बुक्स खरीदते हैं सेम काइंड का. टू क्वांटिटीज़ कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो और इन्वर्स रेशियो. दो क्वांटिटीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है सेम रेशियो में या फिर इन्वर्स रेशियो में. ठीक है,
द इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी एक्सप्रेस द प्रोपोर्शन, तो इंक्रीज और डिक्रीज को हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. So when two variable quantities vary in such a way that as the value of one increases, value of the other increases in the same definite ratio, then the two quantities are said to be direct proportion. मतलब कि जब दो वेरिएबल क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे को वैरी कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कि जो वैल्यू है वन इंक्रीज, लाइक वैल्यू जो है एक का वो इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा विद द सेम डेफिनेट रेशियो, ओके, देन हम बोल सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, if the cost of 1 kg apple is ₹50, what will be the cost of 4 kg of apple then? Okay, तो 4 into 50 कर देंगे, यानी कि 200 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। As the weight of apples increases, the cost will also increase. तो as you know कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा एप्पल का, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। Hence the cost varies directly as the weight of apples. इसका मतलब जो कॉस्ट है वो वेराई कर रहा है डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द एप्पल्स, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स आपको दिया है 1:4, रेशियो ऑफ कॉस्ट आपको दिया है 50:200, यानी कि 1 kg का है 50 रुपीज़, तो 4 kg का है 200 रुपीज़, और इससे आप कट भी कर दोगे तो वापस आपको क्या क्या मिलेगा, 1:4 में ही मिलेगा, यानी कि सेम डेफिनाइट रेशियो है जो कि आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन are, first one, as the length of cloth purchase increases, the total cost also increases. जैसे जैसे लेंथ जो है क्लॉथ की वो इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोपोर्शन एज फॉलोज. अब इसको प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्लोथ. जो कॉस्ट है क्लोथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द क्लोथ के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, एज द नंबर ऑफ सेम आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेज, द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज. अगर कोई सेम आर्टिकल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परचेज इंक्रीज हो रहा है, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल. जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ, ठीक है। Now next thing, as the number of person increases, the consumption of food increases. तो जैसे जैसे number of person increase होते जाएंगे वैसे वैसे जो consumption है food का वो भी increase होता जाएगा, वो भी same time में, ठीक है। The consumption of food is directly proportional to the number of person. जो consumption of food है वो directly proportional है number of person के साथ, ठीक है। As the height of an object increases, the length of its shadow increases. अब जैसे जैसे height increase होगी object की, तो वैसे वैसे length जो है shadow का वो भी increase हो जाएगा उसी टाइम पे, यानी कि same time पे। The length of shadow जो है वो directly proportional है किसके, height of an object के, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, have a look. So increase in the height of a child is not always directly proportional with age. अब अगर यहाँ पर बोला है कि जो हाइट अगर इंक्रीज हो रही है बच्चे की, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल नहीं होती है उसकी एज के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एज बढ़ रही है तो उसके साथ हाइट भी उतना उतना बढ़ती जाएगी, ठीक है, तब तो फिर जो ह्यूमन बीइंग है वो काफी लंबे हो जाएंगे फिर तो जाइंट फॉर्म में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 1. The cost of 25 tables is ₹20,000. What will be the cost of 90 such table? तो 90 tables का क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है 90 टेबल्स का वो x रुपीज़ है, ठीक है, और मोर टेबल्स मोर रुपीज़, देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर ज़्यादा टेबल्स है तो ज़्यादा रुपीज़ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म में है, ओके। वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ रेशियो. अब इसके रेशियो को फॉर्म में हम लिखेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल आपको दिया है 25:90. 25 का मतलब है कि 25 टेबल्स आपको दिए हैं इधर, और 90 का मतलब है 90 टेबल्स आपको इधर दिया है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ रुपीज़ का क्या हो जाएगा, 20,000 रेशियो x, ठीक है, यानी कि 25 टेबल का जो कॉस्ट है वो ₹20,000 है, पर 90 का हमें कॉस्ट नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे फिर हम, ठीक है। वी टेक कॉशन टू कीप द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें क्वांटिटीज को लेना है. नाउ वी कैन पुट द रेशियोज इक्वल इन डिवीजन फॉर्म. 25/90 इक्वल टू 20,000/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. So 25x equal to 20,000 into 90, okay, and x equal to 20,000 into 90 upon 25. अब ये 5 के टेबल से कट हो सकते हैं, 5 × 25 एंड ये 4 ज़ा, ठीक है, फिर 5 के टेबल से आप इसे कट कर दोगे, 800 हो जाएगा, 800 into 90 72,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा. यानी कि 90 जो आपके टेबल्स हैं, ठीक है, उनका कॉस्ट आया है ₹72,000, ठीक है. या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो स्टूडेंट, प्रोपोर्शन फॉर्म में, ठीक है. प्रोपोर्शन फॉर्म में आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है कि ये 25 और x जो है ये एक्सट्रीम की साइड में है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम है, ओके. और जो बीच में आपको दिख रहे हैं 90 और 20,000, ये आपके क्या है, मीन है, प्रोडक्ट ऑफ द मीन, ठीक है, ये आपके मीन है, और ये दोनों जो है आपके क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है. दीज आर द एक्सट्रीम, ठीक है.
तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप करोगे 25 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे 90 इंटू 20,000, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 जाएगा, आपको सेम ही आंसर मिलेगा, दैट इज ₹72,000, ठीक है, जो कि 90 टेबल्स का कॉस्ट है, ठीक है। सो हेंस कॉस्ट ऑफ 90 tables will be ₹72,000. Now let's move to the next example. An electric pole 14 meters high cast a shadow of 10 meters. अब इलेक्ट्रिक पोल जिसका हाइट जो है आपको दिया है 14 मीटर का कास्ट कर रहा है शेडो जिसका हाइट है 10 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन. हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है ट्री की जिसका शेडो जो है वो कास्ट हो रहा है, उसका शेडो का जो लेंथ है वो कितना है 15 मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हाइट है, रियल हाइट है ट्री का वो x मीटर है, ठीक है। अब मोर हाइट अगर होगा तो मोर लेंथ होगा शेडो का, देयरफॉर ये भी क्या है, केस है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा शेडो का भी हाइट होगा फिर, ठीक है। सो वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द पोल एंड द ट्री जो है वो हो जाएगा 14 मीटर एंड रेशियो x मीटर, ओके। मतलब कि रियल हाइट की बात चल रही है इलेक्ट्रिक पोल की और किसकी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल की और यहाँ पर ट्री की, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडोज ऑफ द पोल एंड ट्री, अब यहाँ पर शेडो की बात चल रही है, यानी कि 10 मीटर आपका दे रखा है इलेक्ट्रिक पोल का और 15 मीटर आपका दिया है शेडो ऑफ द ट्री, ठीक है। नाउ वी टेक कॉशन टू कीप द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको रखेंगे. नाउ वी कैन पुट द रेशियोज इक्वल, दैट मीन्स 14m रेशियो xm इक्वल टू 10 मीटर रेशियो 15 मीटर, ठीक है। अब इसको अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पर क्या है 10 इंटू एक्स है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 14 इंटू 15, ठीक है। फिर x इक्वल टू 15 इंटू 14/10, ये 5 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी 7, सो 3 इंटू 7 इज 21 मीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ ट्री है वो है 21 मीटर, ठीक है. Now let's see the next concept, that is time and distance in direct proportion. तो example 3 आपको दिया है, a train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it travel in 20 minutes? 20 minutes में कितना travel करेगी? Then find the time required to cover a distance of 250 km. तो कितना टाइम वो लेगी अगर उसे 250 km डिस्टेंस कवर करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे. लेट द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर इन 20 मिनट्स बी x किलोमीटर. हमें नहीं पता कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 20 मिनट्स में, तो उसे हम x किलोमीटर मान के चलेंगे. अब आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सो मोर टाइम मोर डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा. देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो वो केस है किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है. वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द 4 ऑफ रेशियोज. हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टू 75 किलोमीटर रेशियो x किलोमीटर, ठीक है. And ratio of time equals to 60 minute ratio 20 minute. Okay, so now what we have to do, we have to multiply it, ठीक है. तो हम 75 और जो x है, ठीक है, हम उनको इस तरीके से लिख देंगे. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है x और 60 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 75 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो 60 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 75. नाउ x इक्वल टू 20 इंटू 75 अपॉन 60. ओके, 0 विल बी कट, 2 3 6 एंड 3 से इसको कट करेंगे, दैट इज 25. ओके, सो यानी कि हेंस द ट्रेन विल ट्रैवल 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स. जो ट्रेन है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 20 मिनट्स में, ठीक है. Now next is student, let the time required to cover a distance of 250 km in y minutes. हमें नहीं पता कितना टाइम वो लेगी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो हम y मिनट ले रहे हैं. We know that the train goes 75 km in 1 hour. अब जो ट्रेन है वो 1 आवर में 75 किलोमीटर जा रही है, ठीक है. दैट इज 60 मिनट्स में वो कितना जा रही है, 75 किलोमीटर जा रही है. नाउ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 75 रेशियो 250. ओके, एंड रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा 60 रेशियो x, जो हमें नहीं पता है, ठीक है. नाउ हम क्या कर देंगे, इसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम लिख देंगे इधर, ठीक है. हम प्रोडक्ट करेंगे एक्सट्रीम का, एक्सट्रीम यानी कि 75 और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, 250 इंटू 60. फिर x इक्वल टू 250 इंटू 60 अपॉन 75. फिर हम इसे कट कर देंगे 5 के टेबल से, ठीक है. ये हो जाएगा 12. ओके, ये हो जाएगा 5 × 5, देन 25, 5 × 25. देन उसके बाद फिर से 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 3 × 15 and this will be 50 over here. This is 3 4 12, 50 into 4 is 200. यानी कि जो ट्रेन है वो डिस्टेंस 250 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना मिनट लेगी, 200 मिनट लेगी, ठीक है. दैट इज अगर उसे आर में कन्वर्ट करें तो 3 hours 20 मिनट्स लेगी, ठीक है. और इसे आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है. और हमें मिनट को आर में करना है, तो यानी कि 200 अपॉन 60 कर देंगे, ठीक है. सो इट विल बी, so 2 3 6 and 2 10 is 20. Okay, so it will be what, 3 hours and 10 minutes, student, not 20 minutes, 3 hours and 10 minutes. Okay,
तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर दोगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द टाइम एंड वर्क इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो दो टाइप ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पर, जैसे कि मोर टाइम होगा तो मोर वर्क होगा, ज्यादा टाइम है तो ज्यादा वर्क है इसका मतलब, ठीक है। मोर वर्कर्स होंगे तो मोर वर्क होगा, ज्यादा वर्कर्स है तो ज्यादा काम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 4। अ मैन वीव्स 25 बास्केट इन 35 डेज, कि एक आदमी जो है वो 25 बास्केट को 35 डेज में वीव कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ही वीव 110 बास्केट, तो कितने डेज में वो 110 बास्केट को वीव करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो लेट द मैन वीव 110 बास्केट इन x डेज हम मान लेते हैं, ठीक है। नाउ मोर टाइम है तो मोर वर्क है इसका मतलब, देयरफॉर ये भी केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। नाउ वी पुट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बास्केट इक्वल्स टू 25 रेशियो 110 एंड रेशियो ऑफ टाइम आपको दिया 35 डेज रेशियो x डेज, ठीक है। नाउ वी टेक द क्वेश्चन टू कीप द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो रेशियो फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा, 25 रेशियो 110 एंड प्रोपोर्शन साइन, देन 35 रेशियो x, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 35 रेशियो x, ठीक है। 25 इंटू एक्स कर देंगे 25x एंड 110 इंटू 35, ठीक है। 25 यहाँ पर चल जाएगा, सो 110 इंटू 35 अपॉन 25 ये कट हो जाएगा, ठीक है। So it will be 154, okay. So he will weave 110 baskets in 154 days, ठीक है। इतने बास्केट वो 154 डेज में करेगा, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, have a look. First one, the solutions for examples in this chapter are given in detail to enable the student understand the method well. मतलब बहुत डिटेल में दे रखा है इसका सोल्यूशन ताकि आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। They may appear lengthy but to clear the concept it was at most necessary. ये लेंथी आपको लग रहे होंगे पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रॉब्लम सॉल्व बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड ऑल्सो। मतलब जो प्रॉब्लम आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व किया है वो यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट हेयर द स्टूडेंट मस्ट यूज ओनली द डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड टू लर्न इट वेल एंड टू मेक द बेस्ट एंड टू मेक द बेस ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। बट इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको सीखना जरूरी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसी वजह से आपको यही मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है 11.1। फर्स्ट आपको दिया द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लॉथ इज 270 रुपीज, बट विल द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। तो 13 मीटर का कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको रेशियो फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 6 रेशियो 270, क्योंकि 6 मीटर का क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 270 है, एंड प्रोपोर्शन में पुट करेंगे 13 रेशियो x जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे 6x, ये दोनों आपस में एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 270 इंटू 13 अपॉन 6 कर देंगे, ठीक है। 2 3 6, ये हो जाएगा 2 1 2, देन उसके बाद 2 3 6 एंड 2 5 10, ओके। देन उसके बाद हम 3 के टेबल से कट कर देंगे इसे, 3 4 12, 3 5 15, 45 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 4 12, 13, ठीक है। 1 5 5, 1 4 4, 8 over here, 5 and 5 over here. So it is 585 rupees, okay. यानी कि जो 13 मीटर का कॉस्ट होगा वो रुपीज 585 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करना है विच इज अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ओनली, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So 11th one, 18 toys of the same type cost 720 rupees, but will be the 30 toys cost, ठीक है। तो 18 toys का कॉस्ट इतना है तो 30 toys का कितना होगा, तो रेशियो फॉर्म में लिख देंगे ऐसे 18 रेशियो 720, ठीक है। प्रोपोर्शन 30 toys रेशियो x, ठीक है। सो 18x equals to 720 into 30, okay. So x equals to 720 into 30 upon 18, 3 के टेबल से कट होगा 10, ये हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। 6 के टेबल से कट हो जाएगा 6 1 6 एंड 6 2 12 एंड 0, 120 into 10 is 1200, ओके, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। Now student, let's move into the next topic, that is inverse proportion.
So when two variable quantities vary in such a way that as the value of one quantity increases, value of the other decreases in inverse ratio, the two quantities are said to be in inverse proportion. मतलब कि जब दो वेरिएबल क्वांटिटीज आपको दिए गए इस तरीके से कि जो वैल्यू है एक क्वांटिटी का वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हेन द वन क्वांटिटी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ द अदर इंक्रीजेस इन इनवर्स रेशियो, अगर एक का डिक्रीज हो रहा है वैल्यू तो दूसरे का इंक्रीज होगा, वो भी इनवर्स रेशियो के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ टोमेटोज जो है वो 10 रुपीज़ पर के जी है, सो यू कैन बाय 4 kg टोमेटोज फॉर ₹40, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ मतलब जो प्राइस है टोमेटो का 10 रुपीज़ पर के जी, मतलब पर के जी 10 रुपीज़ है, तो 4 kg का कितना होगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। इफ़ यू फाइंड द प्राइस ऑफ टोमेटोज 8 रुपीज़ पर के जी एट अनदर शॉप, यू कैन बाय 5 kg ऑफ टोमेटोज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज ₹40। दस अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टोमेटोज correspondingly increase the weight of the tomatoes for the same amount of money। तो हमने देखा कि सेम अमाउंट ऑफ मनी है, बट ये क्या है कि यहाँ पर साइज इंक्रीज हो गया है टोमेटो का, मतलब जो वेट है टोमेटो का वो इंक्रीज हो गया है। वी सी दैट द वेट ऑफ टोमेटोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्राइस ऑफ द टोमेटोज के, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टोमेटोज आपको दिया है ₹10 एंड ₹8, एंड रेशियो ऑफ वेट दिया है टोमेटो का 4 kg और 5 kg, ठीक है। Now we can see that 10:8 is not directly proportional to 4:5. So but we reverse the order of the second ratio. पर अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा 10:8 and 5:4. So the ratio of the weight of tomatoes is equal to inverse ratio of the price of the tomatoes, ठीक है, मतलब उसके इनवर्स के साथ वो इक्वल है। Now let's move into the next thing. Other examples of inverse proportions are given over here, जैसे कि as the number of people increases, the number for certain stock of food to last decreases। जैसे जैसे number of people increase होंगे वैसे वैसे जो sort of food है, मतलब जो food है वो decrease होने लग जाएगा, ठीक है। Now we can say that this statement in the language of proportion as follows: the time for certain stock of food to last is inversely proportional to the number of people। जो time है for certain stock of food जो कि वो लंबे समय तक रहे, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पीपल के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एज द स्पीड इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे टाइम जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर अ डेफिनाइट डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ओके। नेक्स्ट वन, एज द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब डिक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो टाइम जो वो काम करने में लगा रहे हैं वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पर्सन के, ठीक है। Now let's move into the example 5 student. There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will these provisions last if 25 more students join the group? तो अगर फूड जो है प्रोवाइड हो रहा है उन्हें 20 डेज के लिए, तो कितनी लंबे समय के लिए ये चलता रहेगा अगर 25 और स्टूडेंट आ गए वहाँ पर, तो ठीक है। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100 + 25 दैट इज 125, ठीक है। लेट द फूड लास्ट फॉर x days, ठीक है, हमें नहीं पता, तो लेट द फूड लास्ट फॉर x days फॉर 125 स्टूडेंट्स, ओके। मोर स्टूडेंट्स लेस डेज ऑफ फूड टू लास्ट, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट है पर कम फूड जो है वो लास्ट करेगा, ठीक है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन। एंड हम इसको क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्टूडेंट 100:125, रेशियो ऑफ डेज ऑफ फूड जो है टू लास्ट दैट इज 20:x। नाउ वी टेक कॉशन टू कीप द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिया है और इनवर्सली रेशियो दिया है आपको इसका ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज का, x/20, ठीक है। अब हम इसमें राइट द अननोन फर्स्ट, पहले अननोन को पहले लिखेंगे और द प्रोडक्ट ऑफ द मीन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ मीन जो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के साथ, ठीक है। देन 125 ओवर हियर एंड देन ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 5 25 एंड 5 4s are 20, फिर 25 4s is 100, 4 into 4 is 16 days, यानी कि फूड वुड लास्ट फॉर 16 days इफ द स्टूडेंट पर 125। अगर स्टूडेंट 125 हुए तो वो 16 days के लिए खाना रहेगा, ठीक है। Now next is student example 6. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। मतलब कि batch of bottles जो उनको पैक किया गया है, ठीक है, इन 25 boxes में with 12 bottles है in each box। If the same batch is packed, तो इसमें ये बोला स्टूडेंट कि अगर सेम बैच को हम पैक करेंगे, ठीक है, यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, मतलब 20 बॉटल्स को यूज करके वो भी इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस फिल होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x boxes would be filled using 20 bottles in each box। अब x boxes मान लेते हैं जो कि हम यूज करेंगे, फिल करेंगे using the 20 bottles in each box, okay। now more bottles less boxes, this is a case of inverse proportion, मतलब ज़्यादा bottles और less box होना ये inverse proportion का केस है, ठीक है।
वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ बॉटल्स आपको दिया है, रेशियो ऑफ बॉक्सेस आपको दिए है, ठीक है। अब हम इनको प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन जब करेंगे हम, तो रेशियो ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ दी। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो ऑफ बॉटल्स जो है वो इक्वल है इनवर्स रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस के, यानी कि 12:20 इज इक्वल टू x:25, ठीक है। सो इसी का इन्वर्स हो गया। नाउ अब हम लिखेंगे पहले अननोन को, ठीक है, यानी कि 20 इंटू एक्स हो जाएगा 20x इक्वल टू 12 इंटू 25, ठीक है। 20 नीचे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 5 से 10, 2 से 6, 5 5 25, 3 5 से 15, यानी कि 15 बॉक्सेस जो है वो फिल करेंगे, ठीक है, वुड बी फिल्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। Now let's see the next thing, that is example 7. So the next is time and distance in inverse proportion. Okay, the concept is this one. So example 7 is based on it. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. अब एक कार जो है वो 2 आवर ले रही है, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जिसका स्पीड आपको दिया है, ठीक है। How long will it take when the car travel at the speed of 80 km per hour? कितना वो लंबा समय लेगी अगर कार ट्रैवल कर रहा है द स्पीड ऑफ 80 km per hour? सो लेट हम मान लेते हैं कि कार जो है वो x आवर ले रही है, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 80 km per hour. नाउ मोर द स्पीड लेस द नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगा वैसे ही कम उतना नंबर ऑफ आवर्स होगा, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. ये केस है किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है. नाउ वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हो रेशियो ऑफ स्पीड आपको दिया है 60 km per hour, रेशियो 80 km per hour. नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए है 2:x. So here you can see we take caution to keep the order of quantities according to the question. Ratio of speed equals to inverse ratio of the corresponding number of hours, यानी कि 60:80 equals to x/2, ठीक है. Now to write the unknown first, पहले हम unknown को लिखेंगे 80 into x 80x equal to 2 into 60, ठीक है. तो यहाँ पर 2 into 60 upon 80 हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 over here, 2 3 6, 3 upon 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा. यानी कि जो कार है वो 1/2 आवर्स जो है वो ले रही है टू रीच द डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 80 km per hour, ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइम एंड वर्क इन इनवर्स प्रोपोर्शन. So example it is given, if 15 workers can build a wall in 48 hours, अगर 15 workers जो है वो 48 hours में build कर सकते हैं घर को, ठीक है, मतलब wall को, how many workers will be required to do the same work in how many workers will be required to do the same work in 30 hours, मतलब कितने वर्कर चाहिए होंगे अगर वो सेम काम को करना है वो भी 30 hours में, ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि x वर्कर्स हैं, ठीक है, would be required to build the wall in 30 hours and more the number of workers होंगे तो कम टाइम लगेगा उन्हें, ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी कम लगेंगे टू डू द सेम वर्क. सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है. नाउ वी पुट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो के फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है. रेशियो ऑफ वर्कर्स आपको दिए 15:x, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए हैं, ठीक है, 48 और 30. Now we take caution to keep the order of quantities according to the question. Ratio of workers equals to inverse ratio of the corresponding number of hours. Okay, so 15:x प्रोपोर्शन में है 30:48 के, 30 इंटू एक्स हो जाएगा, 40 इंटू 15, 30 नीचे आ जाएगा, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 5 से 10, 24 आपका आंसर आ जाएगा. इनकी 24 वर्कर्स जो है वो मिलकर बिल्ड करेंगे वॉल को 30 आवर्स में ही वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. Now let's see the next thing. Some special situations are given. In some situations we find the work done by one person in 1 day or 1 hour. मतलब हम देखते हैं किसी सिचुएशन की वर्क जो है 1 पर्सन से एक ही दिन में हुआ है या फिर 1 आवर में, ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको दिया है कि if a person take x days to finish a work, he or she finish 1/x of the work in 1 day, ठीक है. Next one, if the work done by a person is 1 day, in 1 day is 1/x, so time taken by that person to finish the whole work will be x days. Okay. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा कि इफ x पर्सन फिनिश अ वर्क इन y डेज, अगर x पर्सन y डेज में उसे कर रहे हैं तो 1 पर्सन जो है फिनिश करेगा उसे x इंटू वाई फॉर्म में, ठीक है, डेज में, एंड z पर्सन जो है वो फिनिश करेंगे x इंटू वाई अपॉन z डेज में, ठीक है. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 9. ओके, सो हियर यू कैन सी A alone कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A जो है अपने आप ही मतलब अकेले ही वो 10 days में फिनिश कर सकता है काम को, एंड B alone कैन फिनिश इन 15 days. सो इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश इट. अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने डेज लेंगे फिनिश करने के लिए. ओके, सो A डज इन 10 days, दैट इज 1 वर्क, एंड A डज इन 1 day कितना हो जाएगा 1/10 वर्क. ओके, 15 डेज का 1 वर्क है तो 1 डे का कितना होगा 1/15 वर्क. नाउ A and B is 1 days of work, 1/10 plus 1/15, that will be
5/30 that will be 1/6. So 1/6 work is done by both in 1 day. ठीक है, यानी कि hence one work is done by both in 6/1 days, यानी कि 6 days में एक काम जो है वो कितने डेज में हुआ है, 6 days में, उसका रिवर्स हम कर देंगे. ठीक है. Now next is student example 10. A and B work together can finish a piece of work in 15 days. B alone can finish in 25 days. And in how many days can A alone finish the work? ठीक है, तो A and B जो है 1 days वर्क में मतलब वो कितने उसमें कर रहे हैं, 1/15 के फॉर्म में कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 day का वर्क क्या होगा, 1/25 हो जाएगा B का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 डे दिया है तो 1 day का वर्क क्या होगा, B का 1/25 हो जाएगा. ठीक है, एज 1 day वर्क जो है 1/15 उसे हम माइनस कर देंगे 1/25 से. सो वी विल गेट 2/75, यानी कि ए अलोन जो है वो फिनिश करेगा वर्क को इन 75/2 डेज में. ठीक है, दैट इज 37 1/2 डेज में. ठीक है. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 11.2. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बोला कि फार्मर जो है उसके पास इनफ फूड है टू फीड द 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. मतलब 6 दिन के लिए उसके पास इनफ खाना है कि वो 20 एनिमल्स को दे सकता है. ठीक है, अब कितने डेज होंगे, कितने डेज तक फूड जो है वो रहेगा अगर 10 मोर एनिमल्स ऐड ऑन हो गए कैटल में. तो 10 मोर एनिमल्स का मतलब है 20 + 10. ठीक है, 20 + 10 क्या हो जाएगा, डेट इज 30. ओके, अब इसे रेशियो फॉर्म में हम लिखेंगे तो 20:30. ठीक है, which is not in proportion but which is equal to, we can say. Okay, which is equal to. ठीक है, अब 6 days आपको यहाँ पर दिया, बट पहले हम x को लिखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का बोला है तो x पहले लिखेंगे फिर रेशियो 6 लिखेंगे. ठीक है, जो हमें नहीं पता नंबर ऑफ डेज. ओके, अब हम क्या कर देंगे, 30 × x हो जाएगा 30x. ठीक है, विच इज इक्वल टू 20 × 6. ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 20 × 6 अपॉन में 30 हो जाएगा. ठीक है, अब 6 के टेबल से कटा, 6 5 एंड 5 4 इज 20, यानी कि 4 days. ओके, तो यानी कि कितने डेज के लिए खाना जो है वो रहेगा, 4 days के लिए रहेगा फॉर 30 कैटल्स. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ओनली आपको इसे सॉल्व करना है. ठीक है. Now let's move into the multiple choice question. So as you can see the 13th question, 40 cows can graze a field in 16 days. 40 cows जो है 16 days में ग्रेज कर सकते हैं फील्ड को. तो कितनी cows जो है वो ग्रेज करेंगे सेम फील्ड को 10 days में. ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर डेज दे रखे हैं, आपको यहाँ पर cows ढूंढना है. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पर डेज को लिख दिया. ठीक है, 16 days और 10 days, और हमें नहीं पता, क्या नहीं पता है, काउज नहीं पता है, नंबर ऑफ x रेशियो 40 करके हम ले लेंगे. ठीक है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 10 × x 10x. ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 × 40. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 16 × 40 अपॉन 10. सो इट विल बी 4 6 24, 4 1 4 5 6 64, यानी कि 64 काउज जो है वो ग्रेस करेंगे सेम फील्ड को 10 days में. ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उनको सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करने, अच्छे से रिवाइज करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय.